नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में सियासत तेज हो गई है। इसी बीच अब जीत के दावों के साथ साथ जनता को लुभाने के प्रयास भी पार्टियों ने तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र समिति का गठन किया। उधर कांग्रेस के नेता ग्राउंड पर जनता के पास पहुंचकर वोट की अपील करते नजर आए। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होगी, इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पूरा होने के बाद अब चुनाव प्रचार और रणनीति को धार देने पर पार्टियों का जोर है। बीजेपी जहां बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ मंथन कर रणनीति तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार अपनी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस के नेता ग्राउंड पर पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। इस निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और तेज गति के साथ विकास के काम हो, जन कल्याण की योजनाएं सीधी गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार के विचार को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना है और लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली सरकार, जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो और तेज गति के साथ विकास के काम होंगे। और आज एक ही वातावरण बना है कि नॉन स्टॉप हरियाणा, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, उसी प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भी नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़े और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इस प्रकार का आज वातावरण बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाने थे, लेकिन ये योजना भाजपा सरकार ने हरियाणा में सरेंडर कर दी। कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान नहीं बनाया गया, तो ये सारे मुद्दे आएंगे। और जो इन्होंने वोट हासिल करने के लिए इन्होंने जो 5 किलो अनाज का करके और जो परमिट जो बनाए थे, पीले कार्ड बनाए थे, अब उनको एक एक करके काटा जा रहा है। और नगर निगम के चुनाव होते ही लाखों नहीं, लगभग 32 लाख लोगों के राशन कार्ड काटने जा रही है सरकार। बीजेपी को जहां अपनी योजनाओं और विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के चलते निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन लगाने का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों से जीत की आस है। लेकिन निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस के अपने ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। करनाल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले त्रिलोचन सिंह ने अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लिया है। इसे निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। आज के बाद अगर कोई ऐसे रोप लगाते हैं तो कांग्रेस वालों को छूट है ना, आवाज उठाए। कौन कहता है ना आवाज उठाए? कौन मना करता है? त्रिलोचन सिंह की आवाज उठाने का ठेका है क्या? त्रिलोचन सिंह अगर घर बैठ गया, आज भगवान अगर मेरे को कुछ हो जाए, कांग्रेस खत्म हो जाएगी? उठाए ना स्मिता सिंह आवाज। निकाय चुनाव के लिए पानीपत को छोड़कर सभी जगह 28 तारीख तक चुनाव प्रचार होगा। 2 मार्च को वोटिंग होगी, इसके बाद 12 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में कांग्रेस को लगते झटके और लगातार मजबूत होती बीजेपी के बीच ये जंग काफी दिलचस्प होने जा रही है। देखना ये होगा कि निकाय चुनाव के रण में किसकी जीत का प्रण पूरा होता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। राजवीर सिंह रोहिला जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, सुखबीर तंवर प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं। रोहिला जी, मैनिफेस्टो के लिए भी कमेटी का गठन कर दिया गया है और क्योंकि कैंपेनिंग का दौर इस वक्त शिखर पर है, ट्रिपल इंजन का आप लोग दावा कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां? ज्योति जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो कार्यकर्ता हमारे फील्ड में होते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, तो उसी के नाते आज हमारी एक बड़ी बैठक कुरुक्षेत्र में आहूत हुई है। वहीं से एक लिस्ट आई है जिसमें विपुल गोयल जी, हमारे वेदपाल जी, हमारे कृष्ण बेदी जी, ऐसे 8-9 जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं,
उनको संकल्प पत्र कमेटी का एक मतलब मेंबर बनाया गया है, क्योंकि जो छोटी सरकार बोलते हैं नगर निकाय चुनाव को, तो उसके लिए भी अलग से अगर एक संकल्प पत्र आ रहा है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने कुछ अलग सोचा है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं कहीं ना कहीं नहीं, कांग्रेस भी कर रही है, ऐसा नहीं कि आप लोग ही कर रहे हैं, कांग्रेस भी बना रही मैनिफेस्टो। नहीं, ज्योति जी, हर पार्टी का अपना अपना एक कार्य करने की शैली होती है। तो आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो आज करनाल में जो हुआ आपने देखा है वो, क्योंकि वो तो एक वानगी है बस, क्योंकि कांग्रेस के हताश और निराश कार्यकर्ता आज घर बैठे हैं, क्योंकि जो ये जो झटका लगा है ये चुनाव का, ये 70-80 जो सीटें ले रहे थे और वो 37 में जनता ने टिका दिए, तो कहीं ना कहीं उनमें ताकत नहीं बची कि वो जनता में जाए, क्योंकि जो उन्होंने झूठ का आडंबर रचा था, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, उसे जनता ने ध्वस्त कर दिया और उसमें शहर और गांव और कस्बे सभी शामिल थे। तो इस मतलब बिना पे मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। और एक बात और, हर नगर निकाय चुनाव में हम कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने जा रहे हैं, और आप ये देखना बहुत से जो आने वाले दिनों में मैदान ही छोड़ जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट भी नहीं मिले इन लोगों को बहुत से वार्डों में। एक जो रोहतक में जो कैंडिडेट दिया वो भारतीय जनता पार्टी से गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनका कितना टोटा हो रहा है। तो ये जो टोटे में वो और ज्यादा टोटा होने वाला है इनका, क्योंकि जो इन लोगों की नीतियां हैं, जो बांटने की नीतियां थी, जो लूटने की नीतियां थी, जनता ने इनका 10 साल का राज देखा था। और भारतीय जनता पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल है वो चाहे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, चाहे नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमने वो जो काम करके दिखाए, वो चाहे शहर चाहे गाँव, हर नागरिक के लिए हमने किमें दिया है। आप हरियाणा में एक आध घर ऐसा बचेगा जहाँ कोई न कोई योजना का लाभ नहीं पहुंचा हो, लेकिन कोशिश करेंगे भाई ये लाभ और ज्यादा पहुंचे। जो जहाँ कमी रह रही है उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। सुखबीर तंवर जी, त्रिलोचन सिंह का जिक्र कर रहे हैं रोहिला जी भी, और ये बाकी चुनाव से पहले जब भी दल बदल होता है तो एक संदेश अपने आप में रहता है। निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका, करीब 4-4.5 दशक साथ रहने वाले नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर कांग्रेस पर, भूपेंद्र हुड्डा पर सवाल उठाते हुए बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। झटका तो है निकाय चुनाव से पहले। देखिए ज्योति जी, सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को और हरियाणा प्रदेश के शहरियों को और हरियाणा प्रदेश की जनता को, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की चयन प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अध्यादेश लाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से बाहर किया गया, निश्चित तौर पे भारतीय लोकतंत्र पे कुठाराघात है। और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो चयन हुआ, उसमें जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का डिसेंट नोट है, मैं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उसका स्वागत करता हूं। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न शहरी निकाय चुनावों के निगमों में अनुसूचित जाति आरक्षण में जिस प्रकार की कटौती की गई, निश्चित तौर पे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और समस्त हरियाणा प्रदेश में जहां जहां स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, वहां अनुसूचित जाति वर्ग भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए दंड देगा। इसके अलावा जिस प्रकार से एक रिपोर्ट आज के अखबारों में छपी है, किस प्रकार से चुनाव से पहले अमेरिका की कोई एजेंसी किस तरह से चुनाव को ठीक करने के लिए पैसे दे रही थी, निश्चित तौर पे लोकतंत्र में इससे क्रूर मजाक भारतीय मतदाता के साथ नहीं हो सकता। और अब जो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, देखिए चुनाव के अवसर पर, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय निकाय का चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो, नेता अपनी अपनी रणनीति के अनुसार दल बदल करते हैं। ये कोई नया नहीं है, जब से देश आजाद हुआ है ये होता रहा है, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा इनको खुश होने की ऐसी जरूरत नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 2013 में कौन पूछने वाला था भाई? आपके ये जितने भी नेता हैं, आज की भारतीय जनता पार्टी ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त देश में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आयातित नेता ही तो आपकी पार्टी में है। इसलिए किसी भी नेता के बारे में इस प्रकार का कुछ कहना
उसका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी पार्टी, अपना क्षेत्र चुनने का अधिकार है, तो इस बात का कोई विषय नहीं बचता है। हमने स्थानीय निकाय के चुनाव में, आप कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है, दल बदल नगर होता निगमों है, में और परिषदों में जिस प्रकार से उम्मीदवार दिए हैं, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का विगत के 10 वर्षों का कुशासन रहा है और जो शहरियों को मार मारी है, उसका जवाब हरियाणा प्रदेश का शहरी भारतीय जनता पार्टी से जरूर लेगा। पंजेटा जी, लोकसभा में भी कांग्रेस और बीजेपी में ही मुकाबला था, विधानसभा में भी हमने देखा। इस बार निकाय चुनाव में क्योंकि आप लोग भी मैदान में हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का मुकाबला इस बार? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस थोड़ी स्ट्रांग होती तो ऐसा नहीं रहता, लेकिन लोकसभा में जो 5-5 सीटें आई दोनों पार्टी की और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को बनाने में जो कांग्रेस नाकामयाब रही, उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल को हुआ, क्योंकि वो बाइपोलर कंटेस्ट होकर रह गया। ये दिख गया कि आगे जो है बीजेपी को अगर आपने सत्ता से बाहर करना है तो वो एक जो कैंपेन कांग्रेस ने चला रखा था, और दिख भी गया था कि जो है कांग्रेस के अकेले की बस की बात नहीं है, और डिवाइडेड ऑपोजिशन में कह सकता हूँ, या ये जो एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी, जो कांग्रेस को भी खामियाजा उठाना पड़ा था 10 साल रहने के बाद, उसके बावजूद जो भाजपा का प्रदर्शन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिवाइडेड जो विपक्ष रहा है, या कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस लगा लीजिए, बार बार गुमराह किया गया इन्होंने किया अपनी टॉप लीडरशिप को, हरियाणा की जनता को भी। तभी दिख गया था कि कितने सक्षम है, लेकिन बार बार ये बोलते रहे कि हम सक्षम है, अपने दम पे जीतेंगे। उसी के फलस्वरूप इन्होंने भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि भाजपा को हराया नहीं जा सकता था, ये तो इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी रही जिसकी वजह से भाजपा को फायदा हुआ। और अभी भी इनके एक एक करके, जैसे भीषण लाल सैनी, उसके बाद त्रिलोचन सिंह, तो इनकी तो एक एक करके वैसी पार्टी में जो अंदरूनी फूट है वो जनता के आगे जग जाहिर है, और दोनों के जो फैसले हैं वो दिल्ली से लिए जाते हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस के फैसले तो दिल्ली से भी नहीं लिए जा पा रहे। अभी तक इनका नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं चुन पा रही ये पार्टी, इनका कोई संगठन का वो अभी तक इतने हम सुनते ही आ रहे हैं, कभी किसी फिर स्टेट चुनाव का बहाना मारते हैं, कभी किसी स्टेट के चुनाव का बहाना मारते हैं। और जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल की स्ट्रैटेजी की बात है, तो निश्चित तौर पे जो अच्छे जिताऊ कैंडिडेट होंगे, आज़ाद कैंडिडेट होंगे, या बागी भी हो सकते हैं, वो पूरी की पूरी रणनीति तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी, लेकिन हाँ, जो अच्छे दोनों पार्टियों को हरा सकेंगे, और जहां हमारे जिस भी जगह हमारे लड़ने से उस कैंडिडेट के वोट खराब होते होंगे, तो इंडियन नेशनल लोकदल का थोड़ा इस बार थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करी है कि हम अगर जहां पे सीधा मुकाबले में आके और जो जिताऊ कैंडिडेट दोनों पार्टियों को हरा सकता होगा, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी, हम उसे सपोर्ट करने का काम करेंगे। बहुत से मुद्दे हैं ज्योति जी, अगर ये 10 साल से सत्ता में है और 10 साल से सत्ता में रहने के बाद तीसरी टर्म ये आए हैं, उसके बाद भी आप ये बताइए मूलभूत सुविधाओं की कमी क्यों है? गुड़गांव में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पर आप अच्छी तरह जानते हैं। फरीदाबाद में क्या हाल है, पानी की निकासी की समस्या है। गुड़गांव की जो अंदरूनी सड़कें हैं, डीएलएफ सुशांत लोक की, आपको अच्छी तरह पता है कि उनकी क्या हालत है। सड़कों में गड्ढे नहीं ढूंढने पड़ते, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती। उसके बाद आपके पास फरीदाबाद और गुड़गांव के अंदर जो निगमों में भ्रष्टाचार, 200 करोड़ का भ्रष्टाचार आया था, उजागर हुआ था, 50 करोड़ का भी हुआ था, वो फरीदाबाद का था। उसके बाद यहीं पे प्रॉपर्टी आईडी की वजह से जनता बहुत दुखी है। गलत अब मैपिंग हुई है, गलत किसी का नाम कहीं चढ़ा दिया, बहुत त्रुटियां हैं उसके अंदर, पोर्टल इनके टाइप पे चलते नहीं है निगमों के अंदर। उसके बाद कलेक्टर रेट इन्होंने हाल ही में बढ़ाया है, और साथ ही ईडीसी बढ़ा दिया, साथ ही स्टैंप ड्यूटी 20% बढ़ा दी। बिजली इन्होंने भी महंगी करी है। और उसके बाद ये देखिए ज्योति जी, अगर सत्ता में रहने के बाद, इतना बजट मिलने के बाद भी ब्लैक लिस्टेड जो इनके ठेकेदार हैं, बिना वार्डों में काम के वाउचर काट दिए गए हैं, इतने बड़े बड़े घपले हुए हैं,
जनता के सामने ये घपले ज्यादा हैं, काम मूलभूत सुविधाएं जो दे पा रही पार्टी, तो उसको जनता, मतलब आप एक सिर्फ आपके ऊपर आपकी बीजेपी की टिकट ले आए तो एक पार्टी की लाइन पे चलेगी और मन मर्जी करेंगे और जनता के काम नहीं करेंगे। तो हम ऐसा नहीं चाहते, या कोई ऐसा कैंडिडेट जो कोई बंदिश में बंधा हुआ महसूस करे कि भैया मैं कोई किसी भी पार्टी का लेवल नहीं, लेकिन मैं हराने में सक्षम है, और वो लोकल काम कराने में एक अच्छी छवि का कोई व्यक्ति होगा जो धरातल पे, जैसे सरपंची का इलेक्शन होता है, बियॉन्ड ये भाईचारे का इलेक्शन होता है, बियॉन्ड पार्टी लाइंस, तो हम जो है इन दोनों को ही एक आईना दिखाने का काम करेंगे और निश्चित तौर के ऊपर INLD किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को इस चुनाव में देखती है। रोहिला जी, कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, पंजेठा जी कह रहे हैं इनेलो किंग मेकर बनने जा रही है चुनाव में। हाँ बिल्कुल, पंजेठा जी ने तो सारे कैंडिडेट उतार लिए, उन्होंने सारे स्टार प्रचारक के मैदान में आ गए, तो मतलब नेचुरली बात है, इनके पास कैंडिडेट है नहीं कहीं भी। ये जो सिरसा इनका अपना गढ़ बोलते हैं, वहां भी इनके कैंडिडेट नहीं इनके पास। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, और इनका राज लोगों ने देखा है, जो इनका जंगल राज था, जो लूट थी, जो इन्होंने कब्जे किए थे, जो अवैध संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं, जो गठबंधन में ही थे रोहिला जी। हम कहाँ गठबंधन में, हम तो इनके चौथे पक्ष में हिस्सेदार थे, हमें हमारी कौन चलने देता था। सरकार के सहयोगी तो थे ही सरकार में साथी थे रोहिला जी। सरकार से समर्थन भी तो वापस लिया था हम लोगों ने, चुनाव से सेंटर में ले रखा था, स्टेट में भी था। सुनिए मेरी झूठ क्यों बोलो, सेंटर में भी था, स्टेट में था। इनकी अरे चुप अरे करो, मिलके इलेक्शन लड़ा, क्यों झूठ बोलते हो? प्री पोल अलायंस था। चुप करो, अरे चुप क्यों करा? अब जवाब नहीं करो, आपका कौन पूछता है? 3 महीने 13 महीने आप धमका किसको रहे हो? आप 3 महीने 13 महीने पंजेठा जी धमका किसको रहे हो? पंजेठा जी बीच में मत बोलो, एक तो बैठ के झूठ बोल रहे हो, बीच में मत बोलो। अरे ऐसे बोलो, मत बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, तमीज से बोलो। इन लोगों ने जो लूट खसोट की है, इनका पूरा राज पूरे हरियाणा ने देखा है। भाई पैसे ताऊ देगा, जैसे रेडियो से लूट मचाया करते, जैसे लोगों की जमीनों पे कब्जे किए इन लोगों ने, इतना एम्पायर कहां से खड़ा कर लिया इनके नेताओं ने? बताओ, इनके नेताओं ने जो केस लगे हुए हैं, वो आजादी की लड़ाई के नहीं है। आपके नेता जो जेल में गए थे, वो आजादी की लड़ाई में नहीं गए थे, वो भ्रष्टाचार में गए थे। जो आजादी की लड़ाई में भी जा तोड़ी गई थी पीछे से, अरे जो अलमारी तोड़ी गई थी पीछे से, जो अलमारी तोड़ी गई थी पीछे से, ठीक है ना, जो नाम बदले गए थे योग्य अभ्यर्थियों के, वो आप लोगों ने किया था। आइए निकाय चुनाव पर आ जाइए, अभी डिटेल होगी डिबेट से। नहीं कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इनको बता दूं ना, इनका जो बैकग्राउंड क्या है, पूरा हरियाणा जानता है। मैं जो जवाब दे दूं, कांग्रेस को झटके लगे। अरे आएंगे पंडिता जी, अभी तंवर जी से एक सवाल रहेगा, उनके बाद आपके पास आते हैं। बिंदुवार जवाब ले दे। मैं बीच में बोलूंगा, फिर फायदा क्या है? क्या जवाब देगा बता? ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए रोहिला जी आप। तो जो आज करनाल में प्रकरण हुआ है, वो छोटी बात नहीं है। मतलब लोग पार्टी को छोड़ के जा रही है, और जो ये इन्होंने चुनाव की बात की थी, चुनाव सुधार के लिए जो ऐड मिलती थी, वो क्या गारंटी है वो ऐड वही यूज होती थी? वो जो यूएस सरकार ने जो बंद किया है, वो पूरे देशों के लिए किया है, वो हमारे लिए नहीं किया वो, ठीक है। और दूसरी बात, वो अपने देश की इकोनॉमी को कैसे चलाना चाहते हैं, वो उनका विषय है, हमारा विषय नहीं है वो। हमें दूसरा देश मदद देगा नहीं देगा वो बड़ा लेवल हो जाता है। अब निकाय चुनाव में बैठे हैं यहाँ, तो निकाय चुनाव में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बड़ोली जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र और राज्य में बनी, वही सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में जो स्थानीय निकायों में बनने जा रही है। और हमारे यहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ। आपके यहाँ तो रोहतक में भी कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ गए, हमारे यहाँ किसी कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया। ये है अनुशासन पार्टी का। आपकी पार्टी बची का, आपकी पार्टी तो एनजीओ होगी सुखबीर जी, आपको भी पता है इस बात का। तंवर जी, संगठन की कमी क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में भी खली थी, अब शहरी चुनाव के आपको लग रहा है इसमें कोई कमी आप लोगों को खलेगी, या बिना संगठन की मजबूती के भी मजबूती से आप लोग चुनाव लड़ लेंगे? देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निरंतर संगठन को मजबूत करने के लिए शीर्ष नेतृत्व फैसला ले रहे हैं, उसके दृष्टिगत मैं कह सकता हूं कि इस स्थानीय निकाय के चुनाव को बेहद मजबूती के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ने वाली है। इसके साथ ही मैं आशा और विश्वास रखूंगा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो वोटों की चोरी भारतीय जनता पार्टी ने करी थी,
उसकी पुनरावृत्ति करके लोकतंत्र का चीरहरण ना करें। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी में जिस प्रकार का निरंतर भ्रष्टाचार चल रहा है और आज भी समस्त प्रदेश के शहरियों को लूटा जा रहा है, वो लूट बंद होगी। और इसके साथ ही हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को जो निरंतर परेशानी पत्र बनाया हुआ है, अभी भी समाधान शिविर करके लोगों को बहकाया जा रहा है। इस योजना को ठीक तरीके से लागू करें और युद्ध स्तर पर काम करके लोगों को परेशानी से निजात दिलाएं। इसके अलावा हरियाणा के सभी शहरों में जो सड़कों के हाल है, जो शिविर का हाल है, जो स्वच्छता के हालात हैं, वो किसी से छिपे नहीं है और भ्रष्टाचार किस प्रकार से चरम सीमा पे है वो सब आप निरंतर अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। राजस्व विभाग में जिस प्रकार से पटवारियों का विषय 370 पटवारियों की सूची लीक हुई और ये कह रहे हैं कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी उसमें निरंतर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के संरक्षण में अवैध कॉलोनियों का निर्माण निरंतर 10 वर्ष में जारी है, किस प्रकार से जन सामान्य को अवैध कॉलोनियों में कॉलोनाइजेशन के नाम पे लूटा जा रहा है, वो हरियाणा प्रदेश के शहरी भली भांति उससे पीड़ित हैं। इसके अलावा मैं एक बानगी बता दूं इनके उम्मीदवारों की। गुड़गांवा नगर निगम में, या आप बता देना, ज्योति जी गुड़गांवा में ही काम करती हैं, जो प्रत्याशी इन्होंने गुड़गांव में दी है उसका मतदाताओं को तो छोड़िए, गुड़गांव के भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य पार्टियों के नेता ने भी उस मोहतरमा का नाम कभी नहीं सुना। ये धरातल की सच्चाई है। अभी हमारे दोस्त कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ, तो मैं इनको याद सिर्फ ये दिलाना चाहता हूं, जो कैबिनेट मंत्री अनिल विज साहब ने जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब के खिलाफ निरंतर जहर उगला और जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जिस पे बलात्कार का आरोप है उसके खिलाफ जिस प्रकार की बातें हुई, भैया उन बातों का जवाब देने की जरूरत है। इधर उधर के आरोप होना चाहिए उस मामले में, फायदा नहीं है। हनी ट्रैप का मामला था, आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ और उसके साथी के खिलाफ भी इसमें मामला दर्ज हो चुका है, केस दर्ज हो चुका है। इसमें अपडेट ये है। पंडिता जी, लास्ट कमेंट रहेगा आपका चर्चा का। मुद्दे क्योंकि और मामले आ चुके हैं, मैं उन बातों पे जाना नहीं चाहता, स्थानीय निकाय पे रहते हैं, ये इन्होंने बात छेड़ दी इसलिए उसका जवाब देना जरूरी था। ठीक है पंडिता जी, क्या क्या मुद्दे इन लोग के निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो निश्चित तौर पे जो निगमों में इनके भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बहुत सा बजट जो है, बजट खर्च नहीं हुआ, बजट आवंटित जो था और ऐसे कामों में कहीं बजट चला गया जहां काम ही नहीं हुआ, बिना काम के वाउचर काट दिए गए। उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं जो अभी तक 3 बार सरकार में रहने के बाद भी, जो ये सत्ता में रहने के बाद भी ये नहीं दे पाई सरकार, तो ये सबसे बड़ी विफलता का, और इनको क्यों वोट करे जनता जो तीसरी बार भी ये कहते हैं कि हम अब ये काम बिजली का, पानी का, स्वच्छ पानी का, सीवेज का, निकासी का, कूड़ों के ढेर का, वेस्ट मैनेजमेंट का, तो ये बहुत से सारे लोकल जो इश्यूज हैं, ये इन इश्यूज को हम जनता के सामने लेके जाएंगे। कुछ भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, ये वो पार्टी भ्रष्टाचार की बात कर रही है जो खुद, जिसके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भ्रष्टाचार पे जेल जा चुके हैं। उसके बाद ये ऐसी वॉशिंग मशीन लेके आए जिसमें प्रफुल्ल पटेल को एयर इंडिया स्कैम में क्लीन चिट दे दी, हेमंत बिस्वा को क्लीन चिट दे दी, नारायण नारायण को क्लीन चिट दे दी, अजीत पवार को क्लीन चिट, अरे आप अपने नेताओं की बताओ, अशोक नेताओं की पेशियां क्यों लग रही है? आपके नेताओं की पेशियां क्यों लग रही है? आपके नेता जेल काट के क्यों आए 6-6, 10-10 साल की? आ रहा हूँ। आपके 64 नेता जेल गए थे। उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। जेबीटी कार्ड था ना जो भर्ती थी, उसमें 64 नेता भीतर थे आपके, उसमें भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। जेल काट के आए हैं। मेरा समय लेके रोहिला जी, आपकी आखिरी डिबेट तो नहीं होगी, आपने मुझे आगे भी डिबेट के अंदर टकरेंगे, फिर मैं आपको बोलने दूंगा क्या? रोहिला जी, आप तथ्यों के साथ बात करता हूँ और अच्छी तरह मुझे जवाब। तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ मैं, तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ मैं। आप बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं, बताऊंगा मैं आपको, पर्दाफाश करता हूँ। आपके नेता जेल में क्यों गए थे? बताओ मेरे को, जनता को बताओ आप ये बात।
जनता को भी बता रहा हूँ, इतना उतावले ना हो, एक ही बात को बार बार थोड़ी ना जनता को बताओ चौटाला साहब जेल में क्यों गए थे। इस मुद्दे पर हम बहुत बार बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं। मैं डिबेट का फाइनल कमेंट पंजेटा जी निकाय चुनाव को लेकर ही चाहूंगी आपसे। बहुत बार ये बात उठती है और बहुत बार इनेलो भी उत्तर देती है, बीजेपी या कांग्रेस भी सवाल उठाते हैं। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो हरियाणा को जानना है, नया नहीं है इसमें कुछ। इनको पता कुछ है नहीं है, सोचते हैं ज्योति जी जब करप्शन का नाम आएगा, चौटाला साहब के परिवार का नाम आएगा, तो अभी समय नहीं अलाउ कर रहा है। मैं निकाय चुनाव पर ही डिबेट का फाइनल कमेंट मुद्दों को लेकर ले रही हूँ, उसमें आप डिटेल नहीं करेंगे डिबेट को, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। समय खराब कर रहे हैं। चलिए निकाय चुनाव को लेकर बात करेंगे। 8,500 करोड़ का चंदा ले लिया इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आपने ऐसी कंपनियों से। मैं फिर सबकी लिस्ट बताने लग जाऊंगा, परेशान हो जाओगे फिर आप। ठीक है, अब आते हैं मुद्दों के ऊपर। 4 लाख करोड़ का कर्ज है हरियाणा के ऊपर। क्या काम हुआ है हरियाणा के ऊपर? आज हर व्यक्ति दुखी कर रखा है इन्होंने पोर्टल के नाम के ऊपर। ठीक है, सीधा सीधा आपने बिजली महंगी कर दी। क्या मुद्दे, आप कितने मुद्दे गिनवाऊं आपको? आपने स्टैंप ड्यूटी आपने बढ़ा दी। आप उन मुद्दों के ऊपर बात करो जो सीधा जनता को इफेक्ट करते हैं। सड़कें क्यों अभी तक टूटी हुई हैं? नाले क्यों बंद रहते हैं? पानी क्यों नहीं निकलता? निकासी, गर्मियों के अंदर पीने स्वच्छ पानी की कितनी बड़ी दिक्कत है। दिल्ली में सुनते थे, अब फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर दिक्कत रहती है। मॉनसून के अंदर आप बताओ क्यों क्लॉग्ड रहती है? लोगों की जान चली गई डूब डूब के। आपको यही नहीं पता फरीदाबाद गुड़गांव के अंदर क्या क्या, आपके अंडरपास के अंदर क्या क्या हाल होता है मानसून के अंदर। मच्छर पैदा होते हैं, उसकी दिक्कत है। डीफॉगिंग की इतनी दिक्कत है, मशीनों की, सफाई की मशीन, भ्रष्टाचार लाइटों पे लगाए उसके ऊपर भ्रष्टाचार आपने कर दिया। क्या कितने मुद्दे गिनवाऊं आपको? मैं मुद्दों के ऊपर बात करता हूं, मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। चलिए, शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। तो निकाय चुनाव को लेकर आज एक बार फिर से हमने चर्चा की, किस तरह की तैयारियां हैं और दलों के अलग अलग क्या दावे हैं जीत को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।